जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इससे पहले हमने जो कोशिका है इसके बारे में सब कुछ जान लिया है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, और किसमें की थी इन्होंने खोज, तो कार के टिश्यू में की थी। अगर बात की जाए जैसे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कहाँ की थी इन्होंने, तो मट्टी में और दांत में फंसे हुए जो होते हैं उसमें की थी। ठीक है। और यहीं पे हमने सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले दिया था आपके जो थे डुट्रोचेट। उन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं ऊतक से मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, डिट्रोचेट ने कहा था। उसके बाद स्लाइडेनर स्वान आए, जिसने कहा कि सभी कोशिकाएं मतलब सभी जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। और उसके बाद चल के आए थे रुडोल्फ विर्चो, जिसने कहा था ओमनी सेलुला एस सेलुला कहा था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि कोशिका का विभाजन, मतलब पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है टूटने के बाद। इसके बाद आया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। और यही बात की गई थी मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल अर्थात तंत्रिका, जो कि सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी होती है ओवम, मादा जनन जो होता है मादा जनन। और यहाँ पर बात की जाए और जो सबसे छोटी होती है शुक्राणु होता है मानव में। आरबीसी मतलब की जो होती है, हमने ब्लड में बात करे थे कि आरबीसी सबसे छोटी होती है और डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। इसके बाद हमने बोला था कि कोशिका के दो पार्ट प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो हम इसे देखेंगे आज। तो देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में पूरा हम नॉलेज देख लेंगे कि क्या क्या चीज से क्वेश्चन बनते हैं। बस उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हमें कोई डिग्री प्राप्त नहीं करना, सिर्फ हमें एग्जाम क्लियर करना है। इसलिए हम जितना एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज की हम स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि कोशिका। तो कोशिका को हमने कितने भागों में विभाजित करा है, तो कोशिका को हमने, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं देखिए। कोशिका का प्रकार होता है, पहला होता है यूकैरियोटिक, पहला होता है माइसाइट, लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, आप इसी तरह नोट बना लीजिए। जैसे ही हमारा कोशिका का चैप्टर खत्म होगा, इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी को हम करेंगे। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इससे, इन सभी को डिटेल में भी समझेंगे। यूकैरियोटिक, ठीक है, ये हो गया दो प्रकार की कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत पहले से चली आ रही हो। क्या हो गया? प्राचीन हो जाता है। इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पुरानी पुरानी कोशिका की बात कर रहा है। कौन सी? पुरानी कोशिका के। कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। देखिए, केंद्रक होता है। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। और यू का मतलब होता है न्यू होता है। यू का मतलब क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब क्या हो जाता है? नया। ठीक है। और ये कैरियोटिक का मतलब तो अभी बता दिया हूँ क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। तो ये बहुत पुरानी प्राचीन यानी केंद्रक, जो एक जीवाणु, मतलब हमने माना कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु होता है। तो जीवाणु में क्या होता है, जो उसकी शुरू से, जब से ये विकसित होता है, जब से ये निकलता है, आपका जो बनता है जीवाणु, जब से इसमें जो केंद्रक रहता है वो मात्र इतना ही छोटा पड़ा रहता है। जब तक वो बड़ा भी होता है ना, जब से जीवाणु पैदा होता है, ठीक है, आपकी भाषा में जब से जीवाणु पैदा होता है और जब तक यह बड़ा भी होता है, तो इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। पुरानी अवस्था में केंद्रक जो बड़ा रहता है, तो देखिए प्राचीन अवस्था में केंद्रक क्या बड़ा रहता है, इसमें कोई आपका जो है केंद्रक में विकास नहीं होता है। परंतु जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक जब पैदा होती है कोशिका यूकैरियोटिक की, तो इतना सा रहता है, परंतु बड़ी होते होते इसमें क्या होता है, विकास होता है और ये इतना बड़ा केंद्रक हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से समझे होंगे। तो ये किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक में वे जीव आते हैं जिसके अंदर केंद्रक क्या रहता है, अविकसित रहता है। क्या रहता है? अविकसित रहता है, अर्थात जीवाणु। जीवाणु इसका एक उदाहरण होता है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है, ये इसके उदाहरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक के जीवाणु अर्थात नीलहरित शैवाल, ये इनके उदाहरण होते हैं प्रोकैरियोटिक के। तो देखिए, इसे आपको याद कैसे करना है।
देखिए यहाँ पर इसे कैसे याद करना है, तो ये सवाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप समझ सकते हो जीवाणु और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल से पूछा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया था, तो नीलहरित शैवाल आए थे, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे पहले नीलहरित शैवाल आए थे। जीवाणु इसका उदाहरण हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए इसके बारे में और आपको बताऊं, जैसे दोनों चीज हो चुकी है तो आपको इसको ध्यान से देखना है। यहाँ चलिए अब देख लेते हैं कि यूकेरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक, इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज में क्या क्या पाया जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम इनके बारे में अंतर देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, और ये हो गया आपका यूकेरियोटिक हो गया, ठीक है। ये यूकेरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या पाया जाता है, एक तो ये अविकसित केंद्रक होता है, इसमें विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें पॉइंट एक से, कि क्या होता है इसमें अविकसित केंद्रक होता है। क्या होता है अविकसित केंद्रक, क्योंकि ये प्राचीन अवस्था में पड़े रहता है, पैदा होने पे वही रहेगा, और जब तक इसमें विकास होगा जब तक भी ये ही रहेगा, ठीक है। अविकसित क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक या तो या इसमें अविकसित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। माना कि इसमें केंद्रक एक ना के बराबर होता है, परंतु इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए कोशिका भित्ति, तो इसमें देखिए कोशिका भित्ति तो होती है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति इसमें भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति इसमें भी पाई जाती है, दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। क्या, कोशिका भित्ति। परंतु यहाँ अब बहुत अलग अलग चीज होगी, जैसे कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पूछा जाता है कि जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। इसकी बनी होती है, प्लस यहाँ पर देखिए इसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसके अलावा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अमीनो एसिड और किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड, देखिए अमीनो अम्ल और म्यूरिक अम्ल, क्या हो गया, म्यूरिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है। ये तीन चीज से मिलकर ये बनी होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब कोशिका भित्ति यानी कि यूकेरियोटिक में बात करें तो यूकेरियोटिक में क्या होता है, सभी चीज की कैसी अलग अलग बनी होती है। जैसे पादप की बात करें तो इसमें हम पहला ले लेते हैं, यूकेरियोटिक में क्या होता है, पादप आता है, जंतु आता है, कवक आता है, शैवाल आता है, सबकी अलग अलग होती है। तो हम पादप की बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, देखिए ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और हेमीसेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की, किसकी, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की ये बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा देखिए अब अगर पूछ ले कवक की किसकी बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तीसरा पूछ ले शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, देखिए ये तीन चीज ऑनली आपसे क्या पूछेगा, या तो क्या पूछेगा कोशिका भित्ति, इसमें देखिए किसकी बनी होती है, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और एमिनो अम्ल और किसकी, म्यूरिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है। अगर पूछ रहे शैवाल की किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए शैवाल की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्लस गैलेक्टोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब अगर पूछ ले जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जंतु, तो जंतु पे क्या कोशिका भित्ति होती है, अपने पे कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती। अपने पे सिर्फ क्या होती है, अपनी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, अपने पे सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। इतनी चीज देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछेगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होता है, तो अविकसित या नहीं होता है, ठीक है। परंतु यूकेरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें देखिए कोशिका भित्ति होती है, तो यह कोशिका भित्ति दोनों में होती है। परंतु जो जीवाणु की होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एमिनो अम्ल तथा म्यूरिक अम्ल। आपको ये बस एक ही नाम याद रख लेना, अक्सर एग्जाम में एक ही नाम आता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। यहाँ पादप देख लेते हैं, पादप की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में सिर्फ सेल्यूलोज लिखा आता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और शैवाल की पूछते ही नहीं है, ठीक है, शैवाल की अक्सर पूछा ही नहीं जाता है। और जंतु की तो पूछता नहीं, क्योंकि जंतु पे तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि इनके बारे में और क्या अंतर हो सकते हैं।
दो अंतर हमने लिख लिया है। तीसरा अंतर देखा जाए तो इसका तीसरा अंतर क्या होगा, इनमें अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो इसमें देखिए हमारा जैसे होगा तीसरा, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है कि नहीं, तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है परंतु ना के बराबर होता है। क्या होता है इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, देखिए डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है और आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, और गुणसूत्रों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें मात्र डीएनए एक संरचना के रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में ही इसमें क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें किस प्रकार की एक कुंडलित होती है, कैसी होती है, कुंडलित संरचना होती है इसकी, डीएनए की इसकी कैसी संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है, ठीक है, कुंडलित संरचना होती है। और अगर इसकी पूछे तो इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, ठीक है, द्विकुंडलित होती है। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा जाए तो अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है, जैसे अनुवांशिक पदार्थ इसका कैसा होता है, तो द्विकुंडलित होता है। इसमें डीएनए भी रहता है, डीएनए हो जाएगा, इसका जो आकृति होती है वो कैसे होती है, तो देखिए इसकी आकृति होती है यहाँ पर, इसके डीएनए की आकृति कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये डीएनए, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इन पे हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हो इसके जो कोशिका होती है, जैसे हम यूकेरियोटिक की बात करें तो इसमें देखिए ये हो गई कोशिका, इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक हो गया, ठीक है, ये केंद्रक हो गया और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। तो इस पे केंद्रक के वाइट साइड साइड में क्या होती है, तो देखिए केंद्रक के साइड साइड में होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया गया तो इसमें केंद्रक झिल्ली होगी। परंतु यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जब केंद्रक ही नहीं है, सिर्फ केंद्रक कैसा है, अविकसित है, तो उसमें कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसमें डीएनए क्या रहता है, ऐसे कुंडलित अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, यहाँ पर डीएनए जब इस पे केंद्रक झिल्ली होगी तो डीएनए को भगने नहीं देगी, परंतु इसमें केंद्रक ही विकसित नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से आएगी, तो इसमें डीएनए कैसे रहता है, सिर्फ एक ही कुंडलित, ऐसे ऐसे एक कुंडलित रहता है, मतलब कि ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ये रहता है डीएनए का एक कुंडलित होता है, अर्थात इस तरह से ये रहता है। अभी मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इसमें दिख रहा है आपको, देखिए डीएनए ये दिख रहा है, इसमें कैसे इधर इधर भगा हुआ है, ये देखिए ये सब चीज कैसे भगा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। अब यहाँ देखिए केंद्रक कितनी व्यवस्थित रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, केंद्रक झिल्ली चढ़ी हुई है, इसलिए डीएनए इसके अंदर है। और इसमें देखिए जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो ये आगे पीछे भग रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अनुवांशिक पदार्थ हो गया। अगर बात की जाए हिस्टोन प्रोटीन, तो देखिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है, सही बात है। और अगर बात करें कोशिका भित्ति तो हो चुकी है। अब अगर देखिए यहाँ पर जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं वो किस किस पार्ट पे पाए जाते हैं, तो कोशिका के कोशिकांग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो इनमें अगर बात करें कोशिका के कोशिकांग, जैसे कोशिकांग क्या होते हैं, हमने लिया कोशिका, ठीक है, तो ये इसमें नहीं लेते, आप लोग इसमें समझ लेंगे। तो देखिए कोशिका क्या होती है, कोशिका जो होती है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लास्टिड होता है, और क्या होता है, रिक्तिका होती है, ठीक है, जो रिक्तिका होती है, और यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक होता है। और यहाँ पर अभी बात करें तो जैसे गाल्जी बॉडी होता है, ये सभी के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट इनमें पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर कि प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, तो देखिए राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। राइबोसोम एक ऐसा तत्व है, यानी कि एक ऐसा कोशिकांग है, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो दुनिया की हर कोशिका में पाया जाता है, संसार की हर कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम सब में पाया जाएगा। राइबोसोम किसमें पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी, परंतु इसमें क्या होता है 70S प्रकार का पाया जाता है, किसके 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, 80S प्रकार का पाया जाता है। देखिए इस बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो होता है वो संसार में, अभी आपके एक एग्जाम में सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि सार्वत्रिक कोशिकांग कौन सा है, तो वो राइबोसोम है, ठीक है, कौन सा है, राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम दुनिया यानी संसार की जितनी भी कोशिका है सब में राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70S प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या ले लिया, हमने राइबोसोम ले लिया।
अब अगर बात की जाए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या होता है आप सभी को पता है कि आत्महत्या की थैली से कहते हैं। ये जब फट जाता है मतलब कोशिका के जब किसी भी अंग, जैसे कोई अंग, सभी अंग क्या होता है कार्य नहीं करते, तो ये खुद को क्या कर लेता है, विस्फोट कर लेता है। उसके अंदर क्या भरा रहता है, ज्वलन पदार्थ भरा रहता है। तो ये क्या करता है, आपका जो विस्फोट कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। परंतु इसमें लाइसोसोम क्या होता है, पाया जाता है। इन सब के एक बार में हम कार्य भी बताएंगे आपको, इसके बाद पूरे डिटेल में बताएंगे कोशिकांग। अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास वो इन्हीं के बारे में रहेगा, ठीक है। इसके जो आपके डिटेल में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, और यहाँ पर देखिए आपका रिक्तिका क्या होती है, गोल्गी बॉडी क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको डिटेल में एक एक चीज बताएंगे। अगर बात की जाए जैसे हमने ले लिया, अब इसके बाद क्या लेंगे हम, अंतःप्रदप जालिका ले लेते हैं। तो देखिए ये यार जो हमने लेंगे अब, ठीक है, अंतःप्रदप जालिका, तो ये होता है इसमें भी नहीं पाई जाती, ठीक है, अंतःप्रदप जालिका इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है, अंतःप्रदप जालिका इसमें नहीं पाई जाती, जिसे एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसमें पाई जाती है, ठीक है, इसमें ये पाई जाती है। अगर बात करें चौथे नंबर की, तो देखिए यहाँ पर चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर है हमारे पास जैसे गालजिकाय। तो गालजिकाय क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये आपको फोकस इस पे करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, निम्न में से ऐसे दे देगा आपको 4 ऑप्शन, इसमें से बताएगा कि प्रोकैरियोटिक में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। तो देखिए आप सभी को पता है कि कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक अविकसित होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, केंद्रक अविकसित होता है या तो ना पाया जाता है। परंतु यह ऑप्शन दे देगा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाए जाते हैं कि नहीं, तो देखिए इसमें गाल्जिकाय तो नहीं पाए जाते और इसमें गाल्जिकाय पाए जाते हैं। इसमें देखिए पांचवा ले लेते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते इसमें भी, और इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, मतलब कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें इस तरह की उंगली नुमा संरचना निकली रहती है, इस प्रकार की जो रहती है वो उंगली नुमा संरचना रहती है, जिसमें क्या रहता है, जो आप लेते हो ग्लूकोज, और ये आके क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करके टूट जाता है, क्या होता है, ये रहता है यहाँ पर क्या रहता है, ग्लूकोज C6H12O6 रहता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, यहाँ पर एटीपी अर्थात ऊर्जा बना लेता है। तो देखिए ऊर्जा में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो ये बनाएगा, और प्लस क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा, क्या बना लेगा, एटीपी बना लेता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, और ये क्या बना लेता है, इसको कहते हैं ऊर्जा, ठीक है, इसके कहते हैं ऊर्जा। और जो ऊर्जा बना के क्या करता है, अपने में जो आपके देखिए ये खाली जगह होती है ना, इनमें संग्रहित कर लेता है, क्या कर लेता है, इनमें ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता लगती है, जब जो ऊर्जा बाहर निकालता है, तो ये ऊर्जा को क्या कर लेता है, इसमें संग्रहित कर लेता है। परंतु अब देखिए जो यूकेरियोटिक है, इसमें तो कोशिका के लिए ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब इसमें तो होता नहीं है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसमें भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी, तो इसमें ऊर्जा कहाँ बनती है, तो देखिए इसके अंदर जो कोशिका होती है, ठीक है, जो कोशिका होती है, इसमें कोशिका जो होती है, जैसे कि कोशिका क्या होगी, जीवाणु कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, जीवाणु कुछ इस प्रकार का रहता है। तो इनमें बताऊं, यहाँ पर ऐसे उंगली नुमा संरचना रहती है, ठीक है, कहीं कहीं पे उंगली नुमा संरचना रहती है, जिनमें क्या होता है, ये यहाँ पर होता है जो आपका ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं, जो उंगली नुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं मिसोजोम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर अधिकतर एग्जाम में पूछा गया था, अभी आरएएस जो एग्जाम होता है, इसमें मिसोजोम्स में बस यही पूछा गया था कि जो जीवाणु होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह होता है आपका मिसोजोम्स में। कहाँ होता है, मिसोजोम्स में। तो देखिए अगर चित्र में दिया होगा तो बताता हूँ मिसोजोम्स कहाँ है, तो इसमें लगता है नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट चित्र में शायद से दिया हो, ये रही मिसोजोम्स, इसके अंदर भी नहीं दिया है। जैसे उंगली नुमा संरचना होती है इनमें, उसमें होता है, ठीक है, परंतु इसमें देखिए, इसमें शायद से दिया होगा पर दिख नहीं रहा अक्षर क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये उंगली नुमा संरचना है, ये देखिए ये दी हुई है, तो ये क्या होते हैं, इनमें उंगली नुमा संरचना होती है, इसमें क्या होता है, इसका ऊर्जा बनती है। तो इतना याद रखना है, बस आपको नाम याद कर लेना है। इसे हिंदी में लिखेंगे जैसे मिसोजोम्स,
ठीक है, मिसोजोम्स लिख देते हैं बस। आपको इतना रहना चाहिए पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो कहाँ होता है इसमें, यहाँ पर होता है, मिसोजोम्स में होता है। तो इतनी सी बात थी आपको, जैसे कि इसमें 70 इस प्रकार का पाया जाता है, इसमें यहाँ पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो आप सभी को एक बार रिवीजन करा देता हूँ टोटल, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद आप कल से कोशिकांग रहेगा कि जितने भी कोशिका के अंग है उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे कि ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार देख रहे थे। तो कोशिका के प्रकार में देखिए हम क्या देखेंगे, तो ये रहा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक पुराना पड़ा रहता है, मतलब कि जब पैदा होता है जब वो इतना सही रहता है तो बड़ा होने पर भी वो उतना ही रहता है, उसमें कोई विकास नहीं होता है, मतलब कि ये अविकसित केंद्रक होता है, इसमें हमेशा विकसित होते रहता है। तो देखिए जो कोशिका होती है, इसमें जब कोशिका बड़ी होती है ना विभाजित होकर, तो कोशिका नहीं बनती, तो विभाजन के बाद क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये केंद्रक पहले इतना सा छोटा सा था, परंतु अब क्या हो गया, केंद्रक इतना बड़ा हो गया। और इसमें केंद्रक भी क्या होती है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। परंतु इसमें जब केंद्रक ही नहीं है, केंद्रक उतना ही बड़ा पड़ा है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण देखिए, उसके उदाहरण कौन से, जीवाणु होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं। और देखिए नील हरित शैवाल से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आए थे, तो नील हरित शैवाल आए थे। ये अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्रिया करते हैं, इसलिए इसे क्या रखा गया है, शैवाल की श्रेणी में रखा गया है। और इनकी बात करें तो ये क्या है, तो ये इसके उदाहरण जैसे कि पादप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पादप हो जाएंगे, पादप हो जाते हैं, कवक हो जाते हैं, ठीक है, कवक, शैवाल हो जाते हैं, और यहाँ पर जंतु हो जाते हैं, स्तनधारी जो भी हो जाते हैं, मेमल्स, ये सभी काय में आते हैं, इसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास, जैसे हमने लिया था प्रोकैरियोटिक में कि केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक एक अविकसित केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहाँ कोशिका भित्ति पाई जाती है, पेप्टिडोग्लिकन की पाई जाती है। जीवाणु जो होता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लिकन की बनी होती है, प्लस एमिनो अम्ल और म्यूरिक अम्ल की बनी होती है। पर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति इसमें भी होती है, इसमें अलग अलग होती है। जैसे पादप में क्या होती है, सेल्यूलोज प्लस हेमिलोज की बनी होती है। कवक की किसकी बनी होती है, तो कवक की काइटिन की बनी होती है। शैवाल की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और ग्लेक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं इसके, तो अनुवांशिक पदार्थ देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं कोशिका, उसमें अनुवांशिक पदार्थ में जो डीएनए होता है वो एकल कुंडलित के रूप में पड़ा रहता है, एकल कुंडलित के रूप में या न्यूक्लियोटाइड के रूप में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के रूप में। ये यहाँ पर पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। किसके रूप में, या तो एक कुंडलित या न्यूक्लियोटाइड के रूप में पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। और डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए हमेशा केंद्रक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो कैसा पड़ा है, ये देखिए डीएनए कैसा एक कुंडलित के रूप में पड़ा है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, सिर्फ डीएनए ही क्या कहते हैं एक कुंडलित के रूप में पड़ा रहता है। और यहाँ देखिए इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए के रूप में ही रहता है, इसमें भी डीएनए के रूप में रहता है। परंतु इसमें क्या है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। और यहाँ देखिए केंद्रक जब विकसित होता है तो इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें ये कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है, तो ये क्या होता है, फैलता नहीं है, तो द्विकुंडलित के रूप में रहता है। इस प्रकार से द्विकुंडलित के रूप में ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखे होंगे कभी डीएनए को। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या रहता है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन रहता है, इसके साइड साइड में क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, तो ये पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि ये द्विकुंडलित होता है और ये कुंडलित होता है, इसलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि कोशिकाएं में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। राइबोसोम से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सार्वत्रिक कोशिकांग कौन सा है, कोशिका कैसा कौन सा अंग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
ठीक है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है क्या? तो नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए लाइसोसोम पाया जाता है। और ये क्या होता है, कोशिका में जब कोई कोशिकांग यानी कि काम नहीं करते, जैसे लाइसोसोम क्या होता है, इसके पास एक एसिड होता है। क्या होता है? अंतर एसिड होता है। एसिड ये क्या करता है, लाइटो करके एसिड होता है। तो ये जब कोशिका के जो अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, केंद्रक हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, राइबोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, ये जब काम नहीं करते हैं ना, तो ये खुद को फाड़ लेता है। तो मतलब ये क्या कर लेता है, खुद की आत्महत्या कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये खुद को फाड़ लेता है। इसके अंदर एसिड भरा होता है। तो इस एसिड क्या करता है, पूरी कोशिका को जला देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्योंकि जब कोशिका का अंग कोई काम नहीं करता है तो खुद को फाड़ लेता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, अर्थात आत्महत्या की थैली, खुद की आत्महत्या कर लेता है। लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। अब देखिए इसमें अंतःप्रदप्य जालिका, देखिए अंतःप्रदप्य जालिका इसमें नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या हो गया, अंतःप्रदप्य जालिका पाई जाती है। गाल्जी का है, देखिए इसमें पाया जाता है क्या? तो नहीं पाया जाता है। इसमें गाल्जी का है क्या है, पाया जाता है। अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, देखिए प्रोकैरियोटिक में गाल्जी का है, देखिए इसमें हम प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो अब इसमें ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस होता है। तो इसमें देखिए कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस, जो हमारे द्वारा ग्लूकोज लाया जाएगा उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, तोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा का विकास करेगा। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। देखिए एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। टोटल कितनी एटीपी होती है? तो 38 एटीपी का विकास होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो खुद ऊर्जा उत्पादित करके अपने खुद में रख लेता है। तो इसमें क्या है, देखिए ऊर्जा रख लिया इसके अंदर, ठीक है, खाली खाली उंगली नुमा संरचना में। तो इसको क्या कहेंगे, कोशिका का पावर हाउस, मतलब खुद में पावर हाउस रख के रखा है। और यहाँ देखिए जब इसमें पाया नहीं जाता तो ये जीवाणु होता है। जीवाणु के अंदर देखिए, जीवाणु जो होता है इसके अंदर ऐसे उंगली नुमा संरचना होती है, कहीं कहीं पे क्या होती है, उंगली नुमा संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि उंगली नुमा संरचना होती है, इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा धीरे धीरे बनती है। ठीक है, उसी तरीके से ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके जो उंगली नुमा संरचना होती है, इससे पूछा जाता है कि जो जीवाणु होता है इसमें कोशिका में कहाँ पर ऊर्जा बनती है? तो ये बनती है मेसोसोम। इसको क्या कहते हैं, इस उंगली नुमा संरचना को मेसोसोम कहते हैं, जहां पर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को खत्म कर लिए हैं। अब कल आपके सामने जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका जो कोशिकांग रहेंगे, कोशिका के जो अंग रहेंगे, जैसे राइबोसोम हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगा आपका जैसे कि ए आर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी बी मतलब गोल्गी बॉडी हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। ये सब क्या हो गए। और इसी प्रकार से अगर देखें तो जो आपके बाकी तत्व हो गए, जैसे लाइसोसोम हो गया, और भी जो होंगे वो सभी को हम लेके आएंगे आपके पास। इनका भी कल हम भंडारा कर देंगे, मतलब कि कोशिका के एक एक चीज हम समाप्त कर देंगे। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन कोशिका से बनने वाले हैं सभी आपके सामने लेके आएंगे। कोशिका जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको जो क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।